कोई सर भी आ गए। यही तो मैं कह रहा हूँ, बस आगे हो गया खुश। बाद में बताऊंगा तुझे। बस अब सर आ गए ना तो अब अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स, जी सर। जिसमें मैंने आपको एक मिनट, शहबाज अपनी टीम तो दिखा यार। है अब्दुल्ला भैया, आपसे तो मिलना नसीब ही हो गया कसम से। क्या करना है यार, ये ले इब्रार देख लो। इब्रार तेरा बड़ा दिल कर रहा है भाई टिंडे देखने का, खैर तो है। यार भाई मैं बड़े सोच रहा हूँ गर्मी बहुत है यार, बालों में अब्दुल्ला मुझे भाई वैसे बड़े भी बहुत बंदे हैं गर्मी है। यार। नहीं यार, बैठा हुआ था जरा अपने। और इब्रार तू चिकने आ जा। अब्दुल्ला तू घर बैठ के चिट्टा हो गया। हाँ यार क्या करे, कोई क्रीम नहीं कुछ नहीं, तू भी चिट्टा हो गया यार। ओ किथे असि सानू छुट्टी एक भी नहीं हुई। हमारी छुट्टी है, जब मन किया हमें तो चले गए, नहीं चलो वो पढ़ आज तो लीजिए। बड़े बड़े लोग छुप करके दीदार करवा रहे हैं हमें। वही कह रहा हूं तो ना, तुम ऐसा भी आ ऐसा जाओ सारे आ रहे हैं भाई। आज। सर पहले बंदे पूरे हो लेने थे फिर पढ़ा लीजिए। ए बंदे के लिए पूरे करिए। मुन्नी भी आ गए, मुनीर भी आ सर गए। जी हले हो रहे हैं यार। सर आप अपने यार, बच्चे गिने ना, सारे पूरे हैं। 20 बच्चे हैं मेरे। 20 बच्चे माशाल्लाह, हैं। इतनी 20 ही 22 माशाल्लाह। हो गए माशाल्लाह हैं बड़ी सर। कैपेसिटी है सर। चलो चलो शुक्र करो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਮਾ नहीं मिलया। बस कर सर दो की चलो बस। सर की सर की यार एक ठंडी कैप्सूल हो जुगते रहा है, शुरू हो गई हैं। एक कैप्सूल हो रहा है, ये बड़ा ही जी ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ? एनू भी दसो या मुक गई है। शट अप। नहीं इसका ट्रीटमेंट चल रहा है सुलेमान दवाखाना से। ओए विराट तू भी उधर ही होता है ना? हम चंगे रहे हो। अच्छा 23 पार्टिसिपेंट्स। तो उस दिन हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी सबसे पहले कि कॉस्ट क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट इज एन फॉरगोइंग समथिंग which is incurred or potential to be incurred for the specific cost objective। जो कॉस्ट incurred हो चुकी हो हम उसको past या sunk cost कहते हैं और जो कॉस्ट अभी incurred होने वाली है हम उसको future potential या relevant cost कहते हैं। और हर कॉस्ट के पीछे आपका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है जिसको अचीव करने के लिए आप वो पैसा खर्च कर रहे होते हो। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो बेसिकली एक्सपेंस की अकाउंटिंग है कि आपने अपने एक्सपेंस को जो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग या नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं विद इन द फैक्ट्री वो कैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे और हम उनकी बेसिस पर अपनी प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से डिसीजन लेंगे। तो जो रिकॉर्डिंग वाला मामला है वो सारा डील करता है कॉस्ट अकाउंटिंग में और जो डिसीजन मेकिंग है वो होती है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। लेकिन पहले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि आपका जितना भी सिलेबस है वो सारा कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है। इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको मैं कह सकूं कि ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का या डिसीजन मेकिंग का जो है ना वो
चैप्टर बनता है या टॉपिक बनता है। उसके बाद नेक्स्ट हमने इसकी डेफिनेशन की थी कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, जिसमें मैंने कहा था कि द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट डील विद कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। जिस तरीके से आपने मैनेजमेंट में पढ़ा हुआ है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, बेसिकली यहाँ पर हम वो सारी चीजें कर रहे होते हैं, लेकिन किस पर्सपेक्टिव से? कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, हमने कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी होती है, हमने इसको मैनेज करना होता है, हमने इसको कंट्रोल करना होता है, जो हमारे वेस्टेजेस होती हैं हमने उनको कंट्रोल करना होता है ताकि हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो इंक्रीज ना करे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव थे इसके कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों करते हैं, टू कैलकुलेट एक्यूरेट प्रॉफिट, टू कैलकुलेट करेक्ट वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंटरीज, जिसमें मटेरियल की एंडिंग इन्वेंटरी होती है, वर्क इन प्रोसेस की और फिनिश गुड्स की। उसके बाद टू कैलकुलेट करेक्ट वैल्यू ऑफ सीजीएस, टू कैलकुलेट एक्यूरेट प्राइस ऑफ गुड्स। तो प्राइस की जो इक्वेशन लिखी जाती है वो होती है प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये वाला मामला हमारा है कि हमने इस कॉस्ट को ठीक तरीके से कैलकुलेट करना है ताकि जो हमारी प्राइस है वो ओवर स्टेटेड या अंडर स्टेटेड ना हो। उसके बाद मैंने इसकी 3 जो है ना जो कॉस्ट एलिमेंट होते हैं वो बताए थे आपको। फर्स्ट वन डायरेक्ट मटेरियल, सेकंड वन डायरेक्ट लेबर एंड थर्ड वन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो मटेरियल क्या था? रॉ मटेरियल दैट बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड दैट कैन बी इजीली ट्रेसेबल। मटेरियल हम उसको कहते हैं जो उस प्रोडक्ट का इंटीरियर पार्ट होता है और हम उसको इजीली ट्रेस कर सकते हैं। जैसे अगर एक कुर्सी की एग्जांपल लें तो कुर्सी में जो कपड़ा या लकड़ी लगी हुई है वो उसका डायरेक्ट मटेरियल होगा, और उसके अलावा उसको जोड़ने के लिए जो कील वगैरह यूज होते हैं उसके लिए क्या होगा? इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। तो आप इस तरह इसको जो है ना बाइफरकेट कर सकते हो। उसके बाद है डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर क्या होती है? द लेबर कॉस्ट दैट कैन बी इजीली ट्रेस्ड टू इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। तो मैंने कहा था कि वो बंदे जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं वो डायरेक्ट लेबर में कंसीडर होते हैं। और जो उसके साथ हेल्पर वगैरह होते हैं जो आपकी प्रोडक्शन को असिस्ट कर रहे होते हैं, हम उनको कहते हैं वो इनडायरेक्ट लेबर हैं, और वो चार्ज होते हैं आपके फैक्ट्री ओवरहेड को। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आगे। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दैट कैन नॉट बी इजीली ट्रेस्ड डायरेक्टली टू स्पेसिफाई या स्पेसिफिक यूनिट्स प्रोड्यूस। एग्जांपल क्या थी इसमें? इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर। जैसे मैंने इसमें डायरेक्ट मटेरियल की डेफिनेशन क्या थी कि वो कॉस्ट जो इजीली ट्रेसेबल या इजीली आइडेंटिफाइबल है वो क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल होगा। और जब जिसको हम इजीली ट्रेसेबल या इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते वो सारा क्या होगा? इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। जो लेबर आपकी प्रोडक्शन का पार्ट है, डायरेक्ट प्रोडक्शन का पार्ट है, वो डायरेक्ट लेबर में जाएगी, और जो उसको असिस्ट कर रहे होंगे वो किस में जाएंगे? इनडायरेक्ट लेबर में। इसकी एग्जांपल क्या थी इनडायरेक्ट मटेरियल की? मटेरियल्स यूज्ड टू सपोर्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस। एग्जांपल है लुब्रिकेंट्स एंड क्लीनिंग सप्लाइज यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल असेंबली प्लांट। उसके बाद वेजेस पेड टू एम्प्लॉयज हु आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन वर्क, फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस वर्कर्स एंड सिक्योरिटी गार्ड्स। तो नेक्स्ट आ जाती है इसमें नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जिसमें एक सेलिंग कॉस्ट थी और दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ये मैंने बता दी थी आपको। और फिर इसका नेक्स्ट जो है वो है प्रोडक्ट कॉस्ट वर्सेस पीरियड कॉस्ट, के प्रोडक्ट कॉस्ट में और पीरियड कॉस्ट में क्या फर्क होता है। तो आपकी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो सारी प्रोडक्ट कॉस्ट होती है, और उसके अलावा जितनी कॉस्ट इंकर्ड हो रही होती है लाइक सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव, वो सारी होती है पीरियड कॉस्ट, जो एक पीरियड की होती है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट में इंक्लूड है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। और पीरियड कॉस्ट में क्या आ रहा है? जो उस खास पीरियड से रिलेट होंगे जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसमें इंक्लूड क्या है? उसकी सेलिंग कॉस्ट है और उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो प्रोडक्ट कॉस्ट है, और जितनी भी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो क्या है? पीरियड कॉस्ट है। उसके बाद ये अकाउंट्स बने हुए हैं, लेकिन मैं अभी आपको ये अकाउंट्स नहीं बता रहा क्योंकि मैं आपको एंट्रीज पास करना सिखाऊंगा कि अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग आप अपने इस प्रोडक्शन वाले मामले में कैसे एंट्रीज को पास करते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर ऑफ्टन क्लासिफाइड एज फॉलो। हमने ये बीकॉम में भी पढ़ा हुआ है कि अगर हम डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का कॉम्बिनेशन बनाएं तो हम इसको कहते हैं ये क्या है? प्राइम कॉस्ट है। प्राइम कॉस्ट इसको इस वजह से कहा जाता है कि डायरेक्ट मटेरियल अगर नहीं होगा तो आपकी कभी भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती, और उसी तरीके से जो लेबर है, अगर डायरेक्ट लेबर आपके पास मौजूद नहीं है जो उस प्रोडक्शन को
एक्चुअली अचीव करेगी तो तब भी आप अपनी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, जो कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर है, हम उसको कहते हैं प्राइम कॉस्ट। दूसरी चीज है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन से के नाम से जाहिर है कि जो किसी चीज को कन्वर्ट कर रहे हो, लाइक डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कन्वर्ट करते हैं आपके मटेरियल को किस में, एंडिंग यूनिट में या फिनिश गुड्स में। तो दैट्स वाई लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट, जो किसी भी चीज को कन्वर्ट करनी होती है फिनिश गुड्स में। तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर इक्वल्स टू प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इक्वल्स टू कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, ये आपको उसमें भी पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन में भी कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर इक्वल्स टू, तो नीचे 4 जो है ना वो कुछ दिए होंगे आपको ऑप्शंस, जिसमें प्राइम कॉस्ट आपका जो है ना एक्यूरेट आंसर है। उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इक्वल्स टू, तो ये क्या है, कन्वर्जन कॉस्ट। और अगर ये पूछा हो कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इक्वल्स टू, तो ये आपका आता है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है। अगर मटेरियल, लेबर और एफओएच तीनों को हम ऐड करेंगे तो जो हमारा आंसर आता है वो आता है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट का। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल और लेबर को ऐड करेंगे तो क्या आएगी, प्राइम कॉस्ट आएगी। काइंडली याद करते जाइए फॉर्मूलाज। डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगी, कन्वर्जन कॉस्ट आएगी। और अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न पर है, जिसमें इंक्लूड होगा आपके पास वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड मिक्स्ड कॉस्ट, जिसको हम सेमी वेरिएबल भी कहते हैं। तो आपने इसको जो है ना गौर से सुनना है कि इसमें क्या चीजें हैं। सबसे पहले वो कहता है कि कॉस्ट क्लासिफिकेशन फॉर प्रेडिक्टिंग कॉस्ट बिहेवियर। Cost behavior refers to how a cost will react to change in the level of activity. The most common classifications are variable cost, fixed cost और mixed cost. मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक्चुअली वो क्या कह रहा है। अब वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम डेफिनेशन करें तो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपकी प्रोडक्शन के लेवल के साथ साथ चेंज होती रहती है। लाइक अगर आपने 1000 यूनिट बनाए तो आपको मटेरियल उन 1000 यूनिट्स के लिए बाय करना पड़ेगा। अगर आप 2000 यूनिट बना रहे हो तो ऑब्वियसली 2000 यूनिट के लिए, तो आपका जो मटेरियल है, जो वेरिएबल कॉस्ट है, वो आपकी लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ क्या होती जाएगी, इंक्रीज या डिक्रीज होती जाएगी। फिक्स कॉस्ट जो होती है, फिक्स कॉस्ट का आपकी लेवल ऑफ प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये आपको हर हाल में पे करनी होती है चाहे जो मर्जी हो जाए। तो इस वजह से अगर प्रोडक्शन बढ़ रही है या कम हो रही है, उसका फिक्स कॉस्ट की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। जो कॉस्ट आप 0 प्रोडक्शन पर बियर कर रहे होते हो, वही कॉस्ट आप 1000 जो है ना यूनिट्स पर भी बियर करोगे। उसके बाद जो मिक्स कॉस्ट होती है, ये मिक्स कॉस्ट कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल प्लस फिक्स का। तो इस मिक्स कॉस्ट के ऊपर ही जो आपका बिहेवियर आता है ना, जो आप मेथड अप्लाई करते हो, हाई एंड लो पॉइंट मेथड, उसके अलावा रिग्रेशन वाला, उसके अलावा स्कैटर डायग्राम, तो इस मिक्स कॉस्ट के ऊपर होता है। जो चीज प्योर वेरिएबल कॉस्ट है उसको छेड़ने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, वो हमें पता है कि प्योर वेरिएबल है। जो चीज प्योर फिक्स होती है उसमें भी हमें कोई मसला नहीं होता। लेकिन जहां पर चीजें मिक्स हो जाती हैं, फिक्स प्लस वेरिएबल, तो आपने इसको बाइफरकेट करना होता है अमंग वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। ठीक है, ये आगे जाकर बताऊंगा ये कैसे होता है। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट कहता है योर टोटल टेक्सटिंग बिल इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी टेक्स्ट यू सेंड। तो सही बात है, जितने मैसेज आप सेंड करोगे उस हिसाब से ही आपका जो है ना बिल डिसाइड होगा। तो इसका जो ग्राफ है इसको समझ लें। यहाँ पर उसने लिखा हुआ नंबर ऑफ टेक्स्ट, या नंबर ऑफ यूनिट भी रख सकते हो, और यहाँ पे आप जो है ना मटेरियल की कॉस्ट भी लगा सकते हो। तो जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज होते जाएंगे इस तरफ को, ठीक है, वैसे वैसे आपकी जो मटेरियल है वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो इसका जो ग्राफ होता है वो अपवर्ड बनता है। ठीक है, तो ये लाइन बेसिकली कौन सी है, नंबर ऑफ टेक्स्ट की या नंबर ऑफ यूनिट्स की। ये वाली जो लाइन है वो कौन सी है, मटेरियल की या डॉलर अमाउंट की। तो जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज होंगे इस तरफ को जो ये ग्राफ मूव करेगा, वैसे वैसे आपका जो मटेरियल कॉस्ट है वो भी क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इनमें जो रिलेशन बनता है वो कौन सा रिलेशन बनता है, पॉजिटिव रिलेशन बनता है, या डायरेक्ट। जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे आपका जो मटेरियल की कॉस्ट है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और अगर हम इस एग्जांपल को लें तो इस एग्जांपल में जैसे जैसे आप नंबर ऑफ टेक्स्ट करते जाओगे वैसे वैसे आपका जो बिल है वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा।
तो जो ग्राफ है वो क्या बनेगा, पॉजिटिव, या इसको आप सप्लाई का ग्राफ भी कह सकते हो क्योंकि उसका ग्राफ भी पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, क्योंकि प्राइस का और सप्लाई का उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी सप्लाई भी बढ़ती जाती है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है, वेरिएबल कॉस्ट में जो ग्राफ बनेगा वो कौन सा होगा, अपवर्ड होगा, जिसमें नंबर ऑफ यूनिट अगर इंक्रीज करते हैं तो उससे रिलेटेड जो कॉस्ट है वो भी क्या होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब वो कहते हैं द कॉस्ट पर टेक्स्ट सेंड इज कांस्टेंट एट ₹2, ठीक है, पर टेक्स्ट मैसेज। तो मैं इसको कह सकता हूं कि जो ₹2 है जो आप बियर कर रहे हो, अपना बिल बियर कर रहे हो, वो हर हाल में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो नंबर ऑफ टेक्स्ट जितने मर्जी हो जाएं, लेकिन आपको पर बेसिस पर या पर कॉस्ट के बेसिस पर जो ₹2 हैं बस वही पे आउट करने हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ, छोटी सी एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूँ कि मैंने किए हैं, यहाँ पे लिखने में देगा, एक मिनट, अच्छा, तो वेरिएबल कॉस्ट के बारे में वो कहता है कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। हम इसको कहते हैं कि ये वो कॉस्ट है जो चेंज होती है विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। कि वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो चेंज होती जाती है विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। लाइक इफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल इक्वल्स टू 25। अगर मैं ये कहता हूं कि आप एक मटेरियल यूज कर रहे हो जो 25 पर केजी आता है, यानी कि जो मटेरियल है अगर आप उसको परचेज करना चाहो तो उसकी जो कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी वो है 25 केजी, और एक 25 केजी जो है वो यूज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट। यानी कि ये जो 1 किलोग्राम आप बाय कर रहे हो जो 25 रुपए का है, ये हम यूज करते हैं 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोग 1000 यूनिट बनाते हो, उसके लिए आपको मटेरियल कितना बाय करना पड़ेगा, पर यूनिट पर 25 देने पड़ेंगे, यानी कि 25,000 का मटेरियल लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप 2000 यूनिट बनाते हो, 2000 यूनिट्स, उसके लिए अगेन आपको कितना पे करना पड़ेगा, 50,000। तो ये जो रिलेशनशिप इसमें आ रहा है, जैसे आपके यूनिट इंक्रीज हुए, ये वाले यूनिट्स 1000 से 2000, आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 25,000 से कहां पे चलेगी, 50,000 पे। तो मैं ये कह सकता हूं कि वेरिएबल कॉस्ट है ये, क्यों, क्योंकि ये चेंज हो रही है आपकी प्रोडक्शन के साथ साथ, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन के दो अहम जो है ना वो मौजू है, एक कि ये चेंज हो, और किसके साथ चेंज हो, आपकी लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ। तो इस एग्जांपल में मैंने ये कहा कि इफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल इक्वल्स टू 25 पर केजी, आप जो मटेरियल यूज करते हो उसकी जो कॉस्ट आती है वो 25 पर केजी आती है, और ये 1 किलोग्राम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट, ये 1 यूनिट को बनाने के लिए बहुत है। तो मैंने आपसे कहा कि अगर आप 1000 यूनिट्स बनाते हो और उस पर 25 पर पे कर रहे हो तो 25,000 टोटल कॉस्ट आ गई। अगर आपने 2000 यूनिट बनाए हैं और उसकी 1 किलोग्राम की कॉस्ट कितनी है 25, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 50,000 पे करना पड़ेगा। तो यहां पर देखें कि आपकी जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वो 1000 से कितनी होगी, 2000, और आपकी जो टोटल कॉस्ट है, जो टोटल मटेरियल की वेरिएबल कॉस्ट है वो 25,000 से कहां पे चलेगी, 50,000 में। तो मैं ये कह सकता हूं कि वेरिएबल कॉस्ट
चेंज इन टोटल कि ये जो वेरिएबल कॉस्ट आपके सामने लिखी हुई है ये चेंज तो हो रही है, लेकिन किस में चेंज हो रही है? टोटल में। ये जो आपके सामने ये वाले 25,000 से कहां चली गई है? 50,000 पे। और दूसरा इसका पहलू ये है कि वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट इन पर यूनिट। कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपकी पर यूनिट में क्या है? सेम है, लेकिन टोटल में क्या कर रही है? ये वेरी कर रही है। आज तक जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता था अकॉर्डिंग टू वेरिएबल कॉस्ट, तो ये कहा जाता था कि भाई वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आपकी हर हाल में चेंज होती है। तो एग्री, चेंज होती है, लेकिन ये चेंज सिर्फ आता है आपके टोटल में, जैसे यहाँ पर शो हो रहा है आपको। लेकिन अगर आप इसकी पर यूनिट की बात करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट इन पर यूनिट, लेकिन पर यूनिट पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो फिक्स हो जाती है। फिर सुने, वेरिएबल कॉस्ट टोटल में वेरी करती है या चेंज होती है, लेकिन पर यूनिट में वो क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। काइंडली अगर इस पे किसी चीज को कोई मसला है तो मुझसे पूछे। इस वेरिएबल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में अगर किसी को मसला है तो मुझसे हेलो। मटेरियल की जो पर यूनिट कॉस्ट है, सॉरी कह रहा हूँ मटेरियल की ये जो पर यूनिट कॉस्ट है, जी जी। द पैसेज ऑफ टाइम अगर ये 25 से 30 हो जाए। नहीं बेटा देखो ना, जो आपका करंट प्रोडक्शन फैसिलिटी है, जो आप करंट प्रोडक्शन कर रहे हो, उसके लिए तो कांस्टेंट कह सकते हो ना। जब अगली बार करूंगा तो माइट पॉसिबली ये 30 हो जाएगी। नहीं, ऐसा भी तो होता है ना कि मंथ में एक ही प्रोडक्ट की कीमत मतलब एक हफ्ते में 25 रुपए है तो दूसरे हफ्ते में वो 20 रुपए भी हो सकती है। अब देखो ना, अगर 20 हो जाएगी ना, अगर मैं आपकी इस बात को मानूं कि अच्छा यार वो अगर वो 20 हो जाएगी, तो अगर 1000 यूनिट बनाने हैं तो कितने? 20 रुपए इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 20,000। जी ऐसे ही होगा ना जी। और अगर मैं ये कहूँ कि मुझे बनाने हैं 2000 और फिर 20 है तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40,000। जी ऐसे ही होगा ना। जी जी, ऐसे ही होगा। लेकिन अगर आप देखो तो दोनों में कोई चेंज नहीं है। जब आप इस प्रोडक्शन फैसिलिटी में हो, इसको कर रहे हो, तो जी इसका कॉन्सेप्ट है वो तो सेम ही रहा। वो कैसे कि अगेन ये टोटल में क्या कर रही है? वेरी हो रही है, और यूनिट में क्या है? ये फिक्स्ड है। नहीं सर, मैं यही पूछना चाह रहा था कि देखें जैसे ये 1000 यूनिट्स हैं, हमने 25 रुपए में लिए तो 25,000 हो गया। जब 2000 लिए ना तब प्राइस हमारी इंक्रीज हो गई और 2000 यूनिट्स हमने 20 रुपए में 40,000 के ले लिए। फिर तो हमारा पर यूनिट सेम नहीं ना रहेगा। नहीं वो बात नहीं है, जो आप कह रहे हो ना पर यूनिट, वो टोटल कॉस्ट की बात हो रही है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपका जो मटेरियल यूज हो रहा है ये वाला, वो उस करंट सिचुएशन में तो यही है ना, ये बिहेवियर शो कर रहा है कि जब आपका वो 25 का था तो आपको कितने पैसे पे करने पड़ रहे थे? 25,000। जब वो 20 का हुआ तो आपको कितने पैसे पे करने पड़ रहे हैं? 20,000। ठीक है, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट है दोनों बातों में वो सेम है। वो सेम कैसे है? मैंने कहा कि वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो टोटल में वेरी करती है, तो दोनों में देखें तो वो वेरी कर रही है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो पर यूनिट कॉस्ट होती है आपकी पर यूनिट में क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, तो वो भी है। ये जो आप मुझे बता रहे हो ना, इसकी जो प्राइस डिक्रीज हो गई है 25 से 20, तो जब हम इसकी टोटल पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे ना, उसमें इसका कट जाएगा। मतलब एवरेज कॉस्ट जो है वो हमारी सेम ही रहेगी। नहीं, अगर आप वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ना, उसमें जो बिहेवियर आता है कॉस्ट का, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जब आप टोटल कैलकुलेट करते हो तो ऑब्वियसली चेंज होती है विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन वो पर यूनिट में क्या रहती है? सेम रहती है। जो मुझे आपने कहा कि 25 से 20 पे चली जाएगी, तो मैं जब इसकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा मटेरियल प्लस लेबर, तो वहां पर जाकर जो मेरी कॉस्ट है वो डिक्रीज होगी। यहाँ पर वो डिक्रीज वाला एलिमेंट नहीं है।
क्योंकि ये 25 एक खास प्रोडक्शन को शो करता है जिसमें वो प्रोडक्शन कर रहा था, और ये 20 वो जो उसके बाद यूनिट्स बन रहे हैं ये उनके लिए, ठीक है। हाफिज बिलाल इकबाल। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, पूछो। सर पूछना ये था कि जैसे हम मटेरियल लेने जाते हैं मार्केट से, हम कहते हैं यार 1000 हम मटेरियल लेते हैं अपनी प्रोडक्ट के लिए, तो वो कहते हैं 1000 अगर आपने यूनिट 1000 का मटेरियल लेना है तो आपको 25 के हिसाब से मिलेगा। मैं कहता हूँ अगर मैं 2000 का ले लूँ, वो कहता है 2000 का ले लो तो आप 20 रुपए के हिसाब से ले लेना। अगर इस तरह से ये मतलब कि वेरी करेगा, मैं 1000 यूनिट का लूँ तो वो 25 में थे, अगर 2000 का लूँ तो वो 20 में थे। अब देखो ना मेरी बात, आप मुझे कह रहे हो कि जैसे जैसे मेरे यूनिट्स बढ़ेंगे तो वो जो बंदा है जिसको मटेरियल बाय कर रहा है मुझे फेवर देगा, ऐसे ही है जी। वो जो फेवर होती है वो खास लिमिट तक होती है ना, या नहीं होती? ऐसा ही है। आप उसको कहते हो कि ऐसे ही भाई है। 2000, तो वो आपसे कहता है भाई 2 ले लो या 50,000 ले लो, अब रेट यही रहेगा, ऐसे ही है। ऐसी ना, तो फिर ये कॉन्सेप्ट ऐसे दोबारा ही है। अप्लीकेबल नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो फिर 2000 से अपवर्ड जितना फिर वो उस पे चला जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे 2000 कर दो, यहाँ पे 4 कर दो, लेकिन उसके लिए पर यूनिट क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, क्योंकि उसने वो चेंज 20 नहीं हो करी। जाएगी। ठीक है, तो जो टोटल है वो ऑब्वियसली वेरी करेगा। 2000 के लिए कुछ और टोटल है और 4000 के लिए कुछ और टोटल है। काइंडली जो भी क्वेश्चन है फटाफट पूछें अकॉर्डिंग टू वेरिएबल कॉस्ट। सर आगे चले। उसके बाद जो इसका पर यूनिट का ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होती है, क्योंकि इसमें चेंज नहीं आता। तो यूनिट्स जैसे भी हम बात कर रहे थे, तो यूनिट जितने मर्जी चेंज हो जाए, लेकिन उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है फिर वो चेंज नहीं होगी, वो रुक जाएगी। शोर बहुत हो रहा है। इस वजह से मैंने म्यूट कर दिया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कॉस्ट आती है फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो चेंज नहीं होती, या इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी। फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में कहा जाता है कि रिमेन सेम। ये क्या रहती है, सेम रहती है। आगे लिखते हैं वट एवर द लेवल ऑफ कैपेसिटी इज, चाहे जो मर्जी कैपेसिटी हो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एट गिवन रेंज। इसको गौर से सुने कि फिक्स्ड कॉस्ट की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है हमें, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दो ही हैं पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में। अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लिया तो आगे वाली जिंदगी जो है ना वो काफ़ी आसान हो जाएगी। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट में क्या होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम। पहली चीज़ कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहती है आपकी, सेम रहती है, टोटली एग्री। उसके बाद है वट एवर द लेवल ऑफ कैपेसिटी इज। आपका कैपेसिटी का लेवल कोई भी हो, आपकी जो फिक्स कॉस्ट है उसने चेंज नहीं होना। लेकिन ये जो एंड वाले वर्ड्स हैं बट एट गिवन रेंज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप पर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर देते हैं कि भाई हर एक चीज़ की कोई ना कोई हद होती है, ठीक है। तो आप कह रहे हो ठीक है रिमेन सेम, ये सेम रहेगी, आपकी कैपेसिटी जो मर्जी हो जाए, ठीक है, लेकिन वो जो मर्जी वाली बात जो है वो गिवन रेंज में आती है। इससे बाहर अगर जाओगे तो फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। लाइक आपका एक प्लांट है, आपका जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी है 10,000 यूनिट्स। जो प्लांट आपने बाय किया हुआ है उस प्लांट की जो कैपेसिटी है वो है 10,000 यूनिट्स। तो इस प्लांट को जब आपने परचेज किया था, जब भी आपने परचेज किया था तो वो था लाइक 2 लाख रुपए का। अब सुने कि प्लांट जिसकी कैपेसिटी है सिर्फ 10,000 यूनिट्स, ये 10,000 यूनिट बना सकता है, और इसको जब आपने परचेज किया था तो ये आपको मिला था 2 लाख में, ठीक है।
अब इस पर क्या चार्ज होगी, डेप्रिसिएशन चार्ज होगी ना। हम डेप्रिसिएशन को कहते हैं, ये फिक्स होती है अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड से चलो, ठीक है। और ज्यादातर जो यूज होता है वो स्ट्रेट लाइन मेथड ही होता है, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है, बाद में दोबारा एड बैक हो जाता है। तो अगर आपकी प्रोडक्शन रेंज, अगर आपकी जो डिमांड है, अगर आपकी जो डिमांड है वो 10,000 यूनिट तक ही रहती है, तो मुझे बताएं कि ये जो प्लांट आपके पास मौजूद है ये इनफ है ना, ठीक है। और जो आपने कॉस्ट ये 2 लाख लगाया हुआ है, ये भी क्या है, चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। आपको नया प्लांट बाय करना नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि आपकी डिमांड बढ़ के हो गई है 12,000, तो क्या होगा? 2 ऑप्शन आपके पास आते हैं। ऑप्शन 1 के बाय करो अनदर प्लांट, ऐसे ही है। पहली ऑप्शन आप ये रखोगे कि आप अपने प्लांट को बाय करो। दूसरी ऑप्शन आप ये रखोगे कि आप क्या करो, जो आपकी डिमांड बढ़ी है उसको आउटसोर्स करवा लो। अगर आप प्लांट की तरफ जाते हैं तो ऑब्वियसली आपने 2 लाख रुपया मजीद खर्चना है, जिससे क्या होगा कि आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी। 2 लाख जमा 2 लाख 4 लाख हो जाएगा, और फिर 4 लाख पर क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और फिर इसके बाय करने के बाद जो आपकी रेंज है, जो आपकी रेंज है वो इक्वल हो जाएगी 20,000 यूनिट, ठीक है। पहले आपकी रेंज कितनी थी, सिर्फ 10,000 यूनिट, कि आप 10,000 यूनिट ही बना सकते थे, ठीक है। उस पर आपने उस प्लांट को परचेज किया 2 लाख का। फिर आपकी डिमांड में कहता हूँ अगर 10,000 ही रहती है तो आपको नया प्लांट बाय करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी डिमांड बढ़कर 12,000 यूनिट हो जाती है तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट वन कि आप बाय करो अनदर प्लांट, या आप उस चीज को आउटसोर्स करवा लो। अगर आप अपने प्लांट को बाय करते हो तो उसकी रेंज जो अब होगी वो 10,000 पहले प्लांट की और 10,000 दूसरे प्लांट की। तो अब आपकी रेंज क्या हो जाएगी, 20,000 यूनिट्स हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद मैं एग्जांपल देता हूँ आपको रेंट की। रेंट आप पे कर रहे हो लाइक 20,000। ये कौन है, मैं रमजा। सर जी जी जी। अच्छा मैं फोन का पूछ रहा था, पूछ रहा हूँ ब्लड दे सकता है, यही पूछ रहा हूँ। हाँ ब्लड दे तो सकता है। अच्छा, आप रेंट पे करते हो लाइक 20,000। ये जो रेंट पे कर रहे हो आप, लाइक अगर हम कॉलेज की बात करें तो कॉलेज अगर रेंट पे करता है 20,000, ये फिक्स्ड है। 1 साल तक आपको जो रेंट पे करना पड़ेगा वो 20,000 ही होगा, जो पूरे कॉलेज का है। अगर हम इसको डिवाइड करें रूम्स पे, जो उस कॉलेज के रूम हैं, तो माइट पॉसिबल कि हर एक रूम का जो रेंट है वो दूसरे से डिफर होगा, ठीक है। वो इस तरीके से कि आप फिर रेंट डिसाइड करोगे उस कमरे के एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उसमें जितने लोग, कैपेसिटी जितनी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेंट आप पे कर रहे हो 20,000 वो पूरे कॉलेज का है, जो कि फिक्स है। अगर आप पर यूनिट में जाते हो तो आपका जो पर रूम के हिसाब से रेंट बनता है, माइट पॉसिबल वो क्या होगा, डिफर होगा। तो हम ये कहते हैं फिर कि जो फिक्स कॉस्ट है ये रिमेन फिक्स्ड इन टोटल, कि ये टोटल में फिक्स रहती है बट वेरी करती है इन पर यूनिट। तो ये पर यूनिट में जाकर क्या होता है, ये वेरी करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है फिक्स कॉस्ट का, ये उलट है वेरिएबल कॉस्ट से। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो चेंज होती है टोटल में, जबकि जो फिक्स कॉस्ट है वो टोटल में सेम रहती है। और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो वेरी करती है, सॉरी जो कांस्टेंट हो जाती है वो पर यूनिट में, लेकिन ये जो पर यूनिट में जाकर क्या करती है, वेरी करती है,
तो ये जो कॉन्सेप्ट है फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का, ये एक दूसरे के जो है ना ऑपोजिट है। फिक्स कॉस्ट टोटल में फिक्स होती है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में फिक्स होती है। तो ये जो एग्जांपल आपके सामने मैं इसको रीड कर देता हूँ, इसमें क्या है कि योर मंथली कॉन्ट्रैक्ट फी फॉर योर सेल फोन इज फिक्स्ड फॉर द नंबर ऑफ मंथली मिनट्स इन योर कॉन्ट्रैक्ट। तो जो आपने अपना पैकेज लिया उसके मुताबिक जो मिनट्स आपको मिले हैं वहां तक जो आपकी रेंज है तब तक जो आपका पैकेज है वो एप्लीकेबल है। उसके बाद कहता है द मंथली कॉन्ट्रैक्ट फी डज नॉट चेंज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉल्स यू मेक।